Okay, so now let's talk about the question number 78. 78 नंबर क्वेश्चन आपके एक कारपेंटर को लेके बात कर रहा है. ए कारपेंटर हैज ए वर्कशॉप नियर ए मार्केट प्लेस इन ए स्मॉल टाउन. ही एम्प्लॉयड 2 पर्सन्स ए एंड बी ऑन ए डेली वेजेस. देखिए उसने दो व्यक्ति को अपने यहाँ पे रखा हुआ है डेली वेजेस के अकॉर्डिंग. द कारपेंटर इज नॉट हैप्पी विद दीज 2 वर्कर्स. रीजन क्या है? ए इज इरेगुलर, टाइमिंग फिक्स नहीं है उसका. मोस्टली आइदर ही कम्स लेट और गोज होम अर्ली फॉर द सम रीजन. कई बार वो बात कहता है कि मुझे कहीं जाना है तो वो लेट होता है आने में और जाने में जल्दी करता है. बट कंप्लीट्स हिज असाइंड जॉब ऑन टाइम. लेकिन काम पूरा अपने समय पे कर लेता है वो. ठीक है, अच्छी बात है. पी इज रेगुलर बट टेक डबल द टाइम एज ए टू कंप्लीट द जॉब. लेकिन अगर हम बात करें ए और बी को लेकर तो ए के कंपेरिजन में बी को टाइम ज्यादा लगता है काम करने में, जस्ट डबल टाइम. द कारपेंटर पे सेम डेली वेजेस. दोनों को तनख्वाह सेम मिलती है. Which of the following suggestion you would recommend to the carpenter? क्वेश्चन अच्छा है, केवल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, माइंड यूज करना है आप लोगों को. ये पूछ रहा है कि ए और बी दोनों को लेके बात किया गया है. ए आने में देरी करता है, जाने में जल्दी करता है, लेकिन काम भी बहुत जल्दी कर लेता है. जबकि बी रुकता तो पूरे टाइम है लेकिन काम उसका क्या आधा ही हो पाता है एक ही कंपेरिजन में. तो क्या करें उसके लिए आप? ऑप्शन ए, लेट द कारपेंटर पे द वर्कर बेस्ड ऑन द पीस जॉब. जितना काम जो व्यक्ति करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा. पहली बात, अच्छी बात है, ठीक है. देन सेकंड, लेट द कारपेंटर पे ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क सो डेट ही कैन मेक पर्सन्स ए मोर रेगुलर. अगर आवर को लेके या समय को लेके बात कर रहा है, कितने घंटे कौन काम करने वाला है, तो वहां तो लिखा हुआ है कि वो अपना काम जल्दी करता है, कि बी तो काम करता ही नहीं है. तो बी के अंदर अगर हम बात करें, ए तो काम वैसे जल्दी करता है, ठीक है, वो आने में देरी करता है, जाने में जल्दी करता है, लेकिन काम तो वो टाइम से निपटा ही देता है अपना, जिसको मिलता है काम. लेकिन बी अगर वो लंबे समय तक काम भी कर रहा है तो उसका काम पूरा कहाँ हो पा रहा है? तो ये तो मैं राइट नहीं मान सकता हूँ. ठीक है. देन थर्ड, लेट द कारपेंटर पे ओनली हाफ द सैलरी ऑफ पर्सन बी एज ही इज नॉट एन एफिशिएंट एज पर्सन ए. ये बात कह रहा है कि पर्सन ए के बराबर वो काम नहीं करता है तो उसकी सैलरी हाफ कर दो. क्या सैलरी हाफ करने से वो काम जल्दी करने लग जाएगा? नहीं, काम तो वैसे भी नहीं हो रहा है, तो ये भी अपन सही नहीं मान सकते हैं. देन लेट द कारपेंटर सस्पेंड पर्सन बी एंड कीप पर्सन ए. क्या काम नहीं करता है बी वाला पर्सन तो उसको हटा दे जाए या ए वाले पर्सन को रखें? तो कई बार अगर शॉप ओपन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आएगा नहीं आएगा? प्रॉब्लम आ सकता है. मींस अगर हम देखें तो यहां पर केवल सिंगल ऑप्शन नंबर ए, लेट द कारपेंटर पे द वर्कर बेस्ड ऑन द पीस जॉब, वही आपका राइट आंसर होगा. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. केवल सीधी सी बात थी कि पीस जॉब के अकॉर्डिंग जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, तो वर्कर्स क्या होगा बेटा, ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा अपने काम के प्रति, डेडिकेशन ज्यादा बढ़ जाएगा उसका. ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा आपका, और ऑप्शन नंबर ए मतलब कि 1 विल बी द राइट आंसर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79. इन ए फार्मर्स हाउसहोल्ड इन वेस्ट बंगाल ऑल द एडल्ट मेंबर्स वर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ हाउसहोल्ड ऑन फार्म. देखिए अपने ही घर का फार्म हाउस है उनके पास जहां वो काम करते हैं. द हाउस होल्ड कुड अर्न enough of income to lead a life with basic necessities of life and little savings to meet emergency expenditures. देखिए अपना जीवन अच्छे से यापन कर पा रहे हैं. कभी कोई दिक्कत आता है तो इमरजेंसी के टाइम पे पैसा इतना उनके पास होता है सेविंग्स के अकॉर्डिंग कि उसका वो आराम से निर्वहन कर लेते हैं. देन लास्ट ईयर द एल्डेस्ट सन एज्ड 40 years was बेड रिडन. उसको बेड रेस्ट करना पड़ा, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ क्वेश्चन कुछ, फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर ड्यू टू ए सीरियस इलनेस. एक साल के लिए बीमार रहा वो, तो उसको बेड रेस्ट मिला. देन हैंस ही कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द हाउस होल्ड फार्मिंग एक्टिविटीज. इसलिए वह एंगेज नहीं हो सका, वो काम पर नहीं गया. जो फार्म हाउस के अंदर वो काम करते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वहां वो काम पे नहीं गया. देन however the income of the household from agriculture did not decline. लेकिन प्रोडक्शन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, प्रोडक्शन पे इंपैक्ट नहीं पड़ा उसके नहीं आने की वजह से, मतलब कि इनकम सेम रहा. इनकम सेम रहा तो आपको मालूम है जब रिक्वायरमेंट से अधिक व्यक्ति किसी काम में एंगेज होते तो हमें किस तरह का एम्प्लॉयमेंट हमको याद आता है, वही आपको याद करना था. यहाँ यही लिखा हुआ है, हाउ डू यू कॉल जनरली द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एल्डेस्ट सन ऑन द हाउस होल्ड फार्म. आप किस तरह के एम्प्लॉयमेंट के अंदर से काउंट करेंगे? क्या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आप उसे बोलेंगे? नहीं, वो हार्वेस्टिंग को लेके बात चलती है या सोइंग सीजन को लेके बात चलती है, सीजन के अकॉर्डिंग तब हम याद करते हैं. ये नहीं आएगा ऑप्शन. देन सेकंड, अंडर एम्प्लॉयमेंट, काम करे लेकिन पोटेंशियल से कम पैसा मिले उसे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, यहां ऐसा नहीं है. देन थर्ड, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपका राइट आंसर होगा.
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेकर हम बात करें या एग्रीकल्चर फार्म हाउस को लेकर हम बात करें तो वहां हमें यही बेरोजगारी देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां रिक्वायरमेंट से अधिक वर्कर्स इंगेज रहते हैं फार्म हाउस के अंदर, फील्ड के अंदर। सो द ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, व्हेन ए मोबाइल सर्विस कस्टमर वांट टू पोर्ट आउट फ्रॉम ऑपरेटर एक्स टू ऑपरेटर वाई, कोई भी ऑपरेटर मान लीजिए आप, ठीक है, उसको पसंद नहीं आया एक्स, तो वो चाहता क्या है, खुद को ट्रांसफर कर रहा है कहां पर, सिम को कन्वर्ट करा रहा है कहां, वाई वाले ऑपरेटर के अंदर, एंड द फॉर्मर डिनाइज परमिशन, देन विच राइट इज वायलेटेड, मना कर दिया, देखिए आउट फ्रॉम द ऑपरेटर एक्स से वो वाई में जाना चाह रहा है, लेकिन उसका जो पहले का जो सिम यूज कर रहा है वो उसने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगा आपको, तो किस तरह के राइट्स को डिनाइड किया गया? राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी की बात तो यहाँ हो ही नहीं रही। राइट टू चूज, वो अपनी पसंद से क्या चूज कर पा रहा है, नेटवर्क को नहीं कर पा रहा है, तो यहां हम इसे राइट मानते हैं। देन नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, राइट टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ रही है उसे, वो तो केवल क्या चाह रहा है, अपने नेटवर्क को ट्रांसफर कर रहा है, तो वहां उससे मना कर दिया गया है, तो उसे ऑप्शन नहीं मिल रहा है चूज करने का। देन द लास्ट, राइट टू सीक रिडर्सल, ये समस्या तब आती जब यहाँ उसका पिटिशन लागू नहीं होगा, वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, तब यहाँ हम बात करेंगे उसको लॉस होगा, लेकिन लॉस की बात तो हुई नहीं। वो क्या चाह रहा है, पहले अपने सिम कार्ड को दूसरी किसी नेटवर्क में चेंज करना चाह रहा है, लेकिन उसे मना कर दिया गया, मतलब कि उसको ऑप्शन ही नहीं मिल पा रहा राइट टू चूज का। सो द ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। देन द नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ शेयर बाउंड्रीज विद स्टेट्स ऑफ इंडिया, which of the following is correct sequence of the bordering state in clockwise direction starting from झारखंड। देखिए क्लॉकवाइज को लेकर बात कर रहा है, घड़ी की सुई को लेकर यहां से चलती हुई इस तरीके से मूव करती हुई, ठीक है। इंडिया को लेकर बात किया गया है, इंडिया का मैं आपको मालूम होना चाहिए थोड़ा सा। यहां अगर हम बात करें अपने कंट्री को लेकर, सॉरी, यहाँ बाउंड्रीज को शेयर करने की बात की गई है, इंडिया के अंदर ही। कहां से स्टार्ट कर रहा है ये, झारखंड, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है, ठीक है। सीक्वेंस आपको बतानी है क्लॉकवाइज, झारखंड, झारखंड के यहां आपको याद रखना है, ठीक है, ये झारखंड हो गया आपका, उसके नीचे आपका उड़ीसा, बिल्कुल उड़ीसा हो गया आपका इसके नीचे, फिर आपका तेलंगाना, नहीं तेलंगाना यहाँ नहीं आएगा, इसके नीचे आपका आंध्रा आने वाला है, फिर यहाँ आपका तेलंगाना, ठीक है, फिर यहाँ महाराष्ट्र, फिर उसके बाद में आपका एमपी, इस तरह से चलता है सीक्वेंस, फिर यहाँ ऊपर आपका यूपी। सेकेंड ऑप्शन देखिए आप, झारखंड, बिल्कुल ठीक है, झारखंड, झारखंड के बाद बिहार, नहीं बिहार ऊपर चला गया, बिल्कुल नहीं आएगा, क्लॉकवाइज नहीं हुआ। देन थर्ड झारखंड, जी राइट झारखंड, देन ओडिशा, बिल्कुल उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, बिल्कुल आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना, देन महाराष्ट्र, और लास्ट में आपका एमपी, बिल्कुल सही है। तो यहां हमने सीक्वेंस को देखा तो ये बिल्कुल करेक्ट चल रहा था, वो भी कैसा, क्लॉकवाइज। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, if you are traveling along 80 degree east longitude from UP to Tamil Nadu, you will come across many rivers basin on your way. Which one of the following is the proper sequence of the river basin? ड्रेनेज चैप्टर का क्वेश्चन है, 9th क्लास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंस को लेकर बात किया गया है, अगर हम ऊपर से देखें तो गंगा, यमुना, नीचे चंबल होती है, रिवर चलती है, आपने पढ़ा भी होगा, हिमालयन रिवर को लेकर बात कर रहा है, साथ में यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर की भी बात की गई है, ठीक है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, दोनों की रिवर यहाँ पे आ रही है, दोज ड्रॉप वाटर इनटू द अरेबियन सी एंड दोज ड्रॉप वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। यहाँ नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सभी को उसने साथ में ले लिया है, काफी टफ क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। यहाँ सीक्वेंस को लेकर बात किया गया है, तो यहाँ गंगा, गंगा के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद महानदी। देखिए आप, अगर गंगा के अंदर एंट्री कर गया है और नर्मदा के पास चला गया है तो महानदी को टच नहीं करने वाला है फिर। क्लियर? गंगा आ गया है फिर से, और अगर अपन देखें फिर महानदी के अंदर से निकल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाए, अगर आपका ये नर्मदा रिवर है और साथ में ये महानदी है आपका टच करता हुआ, तो अगर इससे निकल गया ना तो ये पॉसिबल नहीं है कि सीधा तो निकल ही रहा है, तो यूं तो टर्न करेगा नहीं है ट्रेवलिंग करते हुए, तो यहाँ इन दोनों में से एक रिवर को आना था। तो जब नर्मदा और महानदी एक साथ दिखाई दे रही है तो वो तो ऑप्शन होंगे ही नहीं आपके, यही चीज देखने वाली थी। देन गंगा, नर्मदा, महानदी, फिर वापस लिया इसने, नहीं, अब यहाँ सब में महानदी है, केवल यहाँ महानदी एक साथ नहीं था,
गंगा, गंगा के बाद नर्मदा, उसके जस्ट नीचे आपकी गोदावरी आती है, उसके जस्ट नीचे आपकी कृष्णा आएगी, फिर आपकी पेनूरू, फिर पालार, मीन्स द ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। क्लियर? देन द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट को लेके बात कर रहा है, अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इंडियन मानसून, इंडियन मानसून को लेके बात की गई है, फैक्टर्स आपको याद रखने थे। देखिए, लो प्रेशर ओवर द इंडियन लैंड मासेस एंड रिलेटिवली हाई प्रेशर ओवर द सी, बिल्कुल सही बात है, आपको अच्छे से मालूम होगा दैट लैंड पार्ट को लेके बात किया जाए और वाटर पार्ट को लेके हम बात करें अगर, तो नॉर्मल सी बात हमने पढ़ा हुआ भी है कि वाटर मतलब पानी गर्म होने में टाइम भी ज्यादा लेगा और ठंडा होने में टाइम भी ज्यादा लेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू द लैंड पार्ट। इसलिए जब सन की रेस 21 जून के टाइम पर, या अगर हम बात करें मार्च से लेकर जून पर, जब सन जो है वर्टिकल राइज होता है बेटा कहां से, इक्वेटर से लेते हुए कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाएगा, उस टाइम पर जो लैंड पार्ट है इंडिया का, क्योंकि आपको मालूम होगा आपने समर सोलिस्टियल विंटर सोलिस्टियल पढ़े होंगे, वहां साफ लिखा हुआ था कि जून के टाइम पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर सन की जो रेज होंगी बेटा, वो वर्टिकली सन की रेज यहां पर राइज होंगी, ठीक है, मींस मिड सेंटर जो है इंडिया का पूरा मिडिल पार्ट जो है बेटा वो गर्म हो जाएगा। और ये आपको मालूम भी होगा, साइंस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि लैंड जो है बेटा वो गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है, और पानी को गर्म होने में टाइम भी जल्दी ज्यादा लगेगा और ठंडा होने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो वहां हाई प्रेशर बनता है एज कंपेयर टू लैंड पार्ट। तो ये तो आपका सही पॉइंट हुआ। देन सेकेंड, शिफ्ट ऑफ मानसून ट्रफ ड्यूरिंग समर, बिल्कुल आपको मालूम है ये पार्ट जब हीटेड ज्यादा होगा, ठीक है, तो यहाँ एलपी बनेगा, यहाँ एलपी बनेगा, साउथ वेस्ट मानसून आपका अरेबियन सी से होता हुआ और कोरल स्फोर्स के जैसे बेटा वो राइट टर्न करेगा, तभी तो आपके मानसून आएगा, समर सीजन के अंदर ही आता है, जून के बाद ही, बिल्कुल ठीक है। देन द थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर ओवर द तिब्बतन प्लेट्यू, यहां आपको याद रखना है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर को लेकर अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ द जेट स्ट्रीम, इन हवाओं को लेकर अगर हम बात करें तो ये यहां तिब्बतन प्लेट्यू के अंदर हाई प्रेशर नहीं बनाने देती है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है, नॉट ट्रू को लेकर बात की गई, एक गलत हो गया है, एक ही ऑप्शन चूज करना था, सो यहां बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। देन द नेक्स्ट, cement industry uses raw material like limestone, coal and gypsum, which one of the following states provides suitable environment due to the availability of these raw material along with the sufficient electricity। देखिए स्टेट्स को लेके बात कर रहा है कि कहां पर लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है, ऐसा कौन सा स्टेट है सीमेंट इंडस्ट्री के ओपन करने के लिए। मोस्टली अगर हम बात करें, आपको मेघालय को लेके मालूम होगा, स्मॉल क्लासेस के हम पढ़ चुके हैं कि रेड होल माइनिंग को लेके बात किया जाए तो सबसे अधिक माइनिंग यही होती है, किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत इजी था, डायरेक्टली माइंड में क्लिक करना था और ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाता। क्लियर? देन द नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1, लेटेराइट सोइल आर फॉर्म्ड अंडर द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, ठीक है। देन इंटेंस लीचिंग रिजल्ट इन द लॉस ऑफ ह्यूमस कंटेंट एंड लेजर प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सोइल, दोनों को लेके बात कर रहा है, स्टेटमेंट आपको देख लेने हैं, ठीक है, बात दोनों ही ठीक है, ट्रू है दोनों बात ही, ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल को लेके बात कर रहा है ये, जिससे फॉर्मेशन होती है लेटेराइट सोइल की, तो यहां पर उसके लॉस ऑफ ह्यूमस को लेके बात की जाए, कंटेंट को लेके बात की जाए, तो उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला है, तो देखिए यहां पर क्लियरिफिकेशन नहीं कर रहा है बात, ठीक है, कंप्लीट तो क्लियरिफिकेशन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर बात करें स्टेटमेंट 1 को लेकर, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये तो आपका रॉन्ग हो गया। देन स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यह भी गलत हो गया, दोनों सही है। Both statement are true and the statement 1 provide the explanation of the statement 2, explain तो कर रहा है, ठीक है, लिसनिंग को लेके बात करें तो, then both statement are true and statement 1 does not provide explanation of the statement 2, ये गलत हो गया आपका, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट आंसर होगा। Then the next question number 86, which of the following is not true about the seaport of India, seaport को लेके बात किया जा रहा है, ठीक है, कोस्टल प्लेन की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंड लॉक, बिल्कुल सही बात है, डीपेस्ट लैंड लॉक। चेन्नई इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट, क्या इनलैंड रिवराइन पोर्ट है क्या चेन्नई? नहीं।
गलत हो गया, यहीं पे आपको देखना था और यही आपका ऑप्शन था, ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, if the opening time of the central schools in India is 7:30 AM IST, IST को लेके बात कर रहा है, 82.5 डिग्री ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, वहां टाइमिंग आपको दिया हुआ है स्कूल ओपन होना कितना 7:30 AM, ठीक है। व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट 0:94 डिग्री ईस्ट, इसके आगे चल रहा है 0, ठीक है, वहां कितना 94 डिग्री ईस्ट में है, क्या टाइम होगा इसका पूछा गया है टाइम। देन सीहोर एट 72 डिग्री ईस्ट, इसके पीछे 72 डिग्री ईस्ट, वहां भी टाइम क्या होगा, ठीक है। इसी को लेके बात किया गया है, टाइमिंग आपको निकालना था। क्वेश्चन थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना पड़ता है, टाइम लेता है थोड़ा सा, हम करके भी देखते हैं क्वेश्चन को। अगर बात किया जाए, ये आपका आईएसटी को लेके बात किया गया है, सिंपल से आपको मालूम भी होगा 82.5 डिग्री ईस्ट को लेके हम बात कर रहे हैं। यहाँ अगर हम देखें देन 360 डिग्री के अंदर 24 आवर लगता है, मीन्स अगर बात किया जाए 15 डिग्री रोटेट करने में आपको लगता है 1 आवर, मीन्स मैं कह सकता हूँ 60 मिनट, तो 1 डिग्री के लिए टाइम कितना लगा आपको 4 मिनट। ये सबके माइंड में सेट होती है कैलकुलेशन। अब हमें इनका डिफरेंस देखना है लॉन्गिट्यूड का। देखिए तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, किसी का भी टाइम निकालना है मतलब कि हमें लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस माइनस करना है। पहली बात तो अगर मैं इसका टाइम निकालूं 0 का पहले, तो 0 का मुझे लॉन्गिट्यूड मालूम है कितना 94 डिग्री ईस्ट, कंपेयर किससे करना है इंडिया के टाइमिंग से, वो कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट। मैंने माइनस किया दोनों को कि दोनों किसमें है सेम डायरेक्शन के अंदर, सेम डायरेक्शन में होने पर माइनस होते हैं हमेशा, याद रखना है आपको। यहाँ मैंने माइनस किया, नॉर्मल सी बात है, 90 में से 82 गए 12 बचे और हाफ को माइनस किया तो 11.5 मेरा बच गया यहाँ पर, ठीक है। ये इससे मतलब नहीं है इससे मुझे। फिर आप देखिए यहाँ मैंने टाइमिंग को निकाला, 11 के अंदर 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट चाहिए होता है, यहाँ 44 हो गए। हाफ के लिए मुझे कितना चाहिए होगा 2 मिनट चाहिए होगा, 44 + 2 मीन्स 46 मिनट का टाइम डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। एक बात आपको मालूम होगी, जो कंट्री ईस्ट को फोकस करते हैं वहां पर सन जल्दी राइज होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू द बिहाइंड कंट्रीज, पीछे जो कंट्री होंगे उनके कंपेयर में, ठीक है। तो मैंने क्या किया 46 मिनट को मुझे प्लस करना है इस वाले टाइमिंग के अंदर, 7:30 के अंदर मैंने प्लस किया 46 मिनट को, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, हाफ आवर को किया तो 8 बज गए आपके, हाफ आवर करने के बाद में 16 मिनट मेरे पास बचे, तो 8:16 टाइमिंग क्या रहेगा AM का ही रहेगा। तो 0 का टाइम कितना है मेरे पास में 8:16 AM। सेकेंड टाइम निकालना है मुझे किसका सीहोर का। सीहोर के लिए मैंने क्या किया, फिर से यहां पर दोनों का डिफरेंस निकाला 82.5 डिग्री का और साथ में क्या मेरे पास 72। क्लियर है बात। इन दोनों का मैंने माइनस किया यहां से, तो कितना आया 10 और यहाँ कितना बच गया मेरे पास हाफ, 10.5 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ मैंने 10 से इंटू किया 40 और यहाँ 2 का लिया तो मैंने 2 डिग्री, मीन्स 42 मिनट्स का बात कर रहे हैं हम, टाइमिंग को लेके बात करें तो 42 मिनट्स को मैंने क्या करना था, वो टाइम आगे चल रहा है इसको माइनस करना है, 7:30 में से 42 को मुझे माइनस करना है 42 मिनट्स को। नॉर्मल सी बात है, मैंने आधा घंटा माइनस किया तो 7 बच गए, ठीक है। मैंने 12 मिनट माइनस की तो 6:48 रह गए मेरे पास, यह भी AM ही होगा। एक 6:40 AM है सीहोर का, एक कितना अपने पास में 8:16 AM, दोनों को देखना था। हम बात कर रहे हैं किसको लेकर के, सीहोर, और पहले आपका 0 का आ रहा है टाइमिंग, दूसरा आपका सीहोर का आ रहा है। तो देखिएगा यहां हम बात करें 8:16 AM आपका 0 का टाइमिंग है, बिल्कुल ठीक। 6:48 आपका सीहोर का टाइमिंग है, मींस ऑप्शन नंबर C या थर्ड नंबर हम बात कर रहे हैं विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बात। देन द नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है आपको, ध्यान रखना है आपको। एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, प्लांटेशंस, एग्रीकल्चर, commercial and scientific forestry and mining activities were largely responsible for the depletion of forest and wildlife during colonial period। क्या बात सही है क्या? बिल्कुल सही बात है, ऐसा हुआ था रेलवे को डेवलप करने के लिए। सेकेंड नंबर, अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग आर द कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यह भी बिल्कुल सही बात है, यह भी डिप्रेशन करता है। मतलब दोनों को लेके बात किया जाए तो दोनों है तो क्या बिल्कुल राइट है, लेकिन क्या ये एक्सप्लेनेशन करते हैं, ये चीज देखना होता है हमें। तो देखिए वहां रेलवे को लेके बात की जा रही है और यहाँ अनएक्सेसिबिलिटी को लेके बात कर रहे हैं, इक्वल या इक्वलिटी को लेके बात कर रहे हैं, तो दोनों में सिमिलरिटी तो है ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है। तो क्या देखना है आपको कि दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन ये
आर जो है इसका कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ऑप्शन देखो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यह तो गलत हो गया, दोनों सही है इसलिए। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, यह भी गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, नहीं, सही तो है दोनों के दोनों, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता है। देन both statement are true and statement 2 does not provide explanation of statement 1. This will be the right option. So the option number 4 will be the right answer. Clear? Then next, what is common factor among Wooler Lake, Harike, Sambar Lake and the Kabul लामजाओ? इनको लेके बात किया जाए, सेडिमेंट से बनी हुई चीजें हैं, सॉल्टी वाटर यहाँ मिलता है, अगर देखा जाए तो इसका आंसर आपका वेटलैंड होगा, क्योंकि इन्हीं के अंदर एक ही सिमिलरिटीज है वेटलैंड वाली। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 2 आपको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 को लेके बात किया गया है। क्वेश्चन थोड़ा डीपली चला गया है। यहाँ पर सभी के अगर बात की जाए तो रेशो को लेके बात चल रही है, सेक्स रेशो कितना है कहाँ का, थोड़ा डीपली पढ़ना था, टफ क्वेश्चन हम इसे बोल सकते हैं। तो देखिएगा आप, कॉलम 1 और सेकंड नंबर में कॉलम 2, इनको मैच करना है आपको। अगर बात किया जाए कॉलम 1 को लेकर, तमिलनाडु को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर यहाँ जो आपको दिया हुआ है तमिलनाडु, उसके अंदर सेक्स रेशो कितना है। नॉर्मल सी बात है, तमिलनाडु को लेकर बात की जाए तो ये इतना बुक में तो नहीं दिया गया है, लेकिन नोट करने वाली चीजें हैं। 996 अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। देन एक पॉइंट मिल गया है, तो सब मैच करते कि MH3 कहां पर है। देखिए MH3 केवल आपको 4th नंबर पे मिल रहा था, ठीक है। फिर आपको याद रखना था कि महाराष्ट्र कितना है, MP का कितना है, यहां भी चीजें नहीं दी गई है। अगर मुझे एक मालूम था या मुझे एक याद रह गया तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ऑप्शन नंबर 4 को राइट करना था, इसीलिए चीजें सबने याद तो नहीं की थी, थोड़ा मैं टफ बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देन नेक्स्ट 91, which of the following changes were brought about the Bolshevik immediately after the October Revolution? व्लादिमीर लेनिन को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या चेंजेस लेके आए? मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक वर नेशनलाइज इन द नवंबर 1917। देखिए नवंबर 1917 लेके बात कर रहा है ये, क्या उनको चेंज की, नेशनलाइज किया गया, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, which of the following changes were brought about by the Bolshevik immediately after the October Revolution? आपको एक बात मालूम होगी, अप्रैल थीसिस, ये चीज तो वहीं बात कर ली थी इसने अप्रैल थीसिस के अंदर ही, ठीक है। क्या आपको लगता है ये चेंजेस हुआ? नहीं, ये तो पहले ही बात हो चुकी है, अप्रैल के टाइम पर इसने डिमांड कर ली थी इन बातों को लेकर के, 3 डिमांड ऑफ व्लादिमीर लेनिन। देन सेकंड, land was declared social property and peasant were allowed to seize the land of the nobility। बिल्कुल सही बात है, ये जरूर हुआ था वहां पर, ठीक। then number 3, in villages the Bolshevik enforced the integration of large house with no regard of family requirement। नहीं, बिल्कुल नहीं। then fourth, new uniforms were designed for the army and officers। सब ये काम जरूर किया था उसने। so दो ऑप्शन आपके राइट हुए, सेकंड एंड फोर्थ। so the option number 4 will be the right answer। Clear? Then next question, question number 92, which of the following statement is incorrect about the portrayal of Marian and Germania? ठीक है, यहां बात किया गया है जर्मेनिया मारियान को लेकर। मारियान फ्रेंच एलिगोरी थी, जर्मेनिया जर्मन की एलिगोरी थी, फीमेल फिगर था, रिप्रेजेंट करता था दोनों नेशन को। पहला ऑप्शन आपको देखना है, फ्रांस फीमेल एलिगोरी जो मारियान को लेकर हम बात करते हैं, मारियान अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपुल्स नेशन, बिल्कुल सही। देन सेकंड, मारियान्स कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड केप, द ट्राई कलर एंड द कोकेट, हाँ बिल्कुल राइट है। देन अगर हम बात करें जर्मेनिया को लेकर बात किया गया है, बिकेम द एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन, यह भी ठीक है। जर्मेनिया वियर्स ए ड्रेस ऑफ ओक लीव्स एज दिस लीव स्टैंड फॉर पीस, नहीं, पीस के लिए नहीं था, क्या रिप्रेजेंट करता है? हीरोइज्म को, यही पॉइंट आ गया है। यह आपको क्या मिला? इनकरेक्ट। वो जो है ये ओक लीव्स वाली बात चल रही है, वो हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है, पीस को वो रिप्रेजेंट नहीं किया करता था। सो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हुआ आपका? 4 नंबर। सो ऑप्शन भी क्या है आपका? नंबर 4 राइट आंसर। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, from the following identity to correct statement relating to the indentured labor migration from India।
इंडेंचर्ड लेबर को बात किया गया है, जिनको एक लॉन्ग टाइम के लिए, एक बड़े ट्रेवलिंग के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर माइग्रेट किया करते थे। मोस्टली आपको याद रखना है यूपी बिहार को लेकर के, जहां से इनको ट्रांसफर किया गया, ठीक है। वो हम बात करें 2 या 3 साल के अंदर इनको बड़ी मुश्किल से आने की परमिशन मिला करती थी, या फिर वो लोग वहीं पर रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ बात किया गया है पहला ऑप्शन। देखना आपको करेक्ट स्टेटमेंट को लेकर बात कर रहा है ये कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक। पहली बात करते हैं, इन द 19th century thousands of Indian laborers went to work in plantations, mines and road and railways। ये बिल्कुल सही बात है, इन्हीं के लिए तो इनको माइग्रेट किया गया था। देन सेकंड, most of the indentured labor came from present day regions of northern and western India such as पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड राजस्थान। नहीं 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 नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, यूपी बिहार की बात चलती है, पंजाब हरियाणा के अंदर से ट्रांसफर नहीं किया गया लोगों को, इनकरेक्ट हो गया। देन द इंडेंचर्ड नेटवर्क विच हैज ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज ए न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, स्लेव सिस्टम की बात कर रहे हैं, माइग्रेट कर दिया है, ठीक है। फॉर द लेबर्स फाउंड द मोस्ट पैथेटिक एंड टेरिबल कंडीशन ऑफ लिविंग एंड वर्किंग ऑन देयर अराइवल इन प्लेसेस, जहां उनको काम के लिए रखा गया वहां कंडीशन उनके अनुकूल नहीं थी, वो कंफर्टेबल नहीं थे, ठीक है। लाइक द कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशस, फिजी, सिलोन एंड मलाया, यह भी ठीक है। देन 4, some indentured laborers found innovative ways of expressing themselves by blending their own culture ethos with that of new places। ये न्यू प्लेस, ठीक है, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपने कल्चर, यहाँ की कल्चर को देखते हुए मुहर्रम के तरह खुद का अपना मतलब कि रिलीजन को मानते हुए मुस्लिम जो थे लोग, उन्होंने अपना त्योहार मनाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने सॉन्ग्स गाना स्टार्ट किए, तो ये बात बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने अपने कल्चर को वहाँ के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, तो यह भी ठीक था। मतलब पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 ये चारों ठीक है। तो हम देखते हैं 1, 2 एंड 4 नहीं, 1, 3 एंड 4, ये ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। केवल यहाँ की जो लोकेशन आई है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, ये ठीक नहीं था, इसलिए मैंने इसको रॉन्ग किया। क्लियर? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन 94, which of the following statement about the lives of workers in early 19th century England are true। इंग्लैंड को लेके बात कर रहा है कि किन की लाइफ को लेके बात चल रही है, इंग्लैंड के वाले वर्कर्स को लेकर के, और ट्रू ऑप्शंस क्या क्या आएंगे इसके अंदर, स्टेटमेंट को लेके बात किया गया है, ठीक है। ट्रू देखिए आप, not all of them had access to jobs in the city and urban employment still dependent on the social and familial connections। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, करेक्ट देखना है अपन को, ट्रू देखना है, बिल्कुल ठीक है। वर्क वाज लार्जली सीजनल विच मीन द पुअर हैड टू रिटर्न टू द स्ट्रीट्स और द कंट्री साइड व्हेनेवर द बिजी सीजन वाज ओवर। नॉर्मल सी बात है, दिसंबर को लेकर हम बात करें, उस टाइम तो इनको जब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ करता था तो वर्क मिल जाया करता था, बाकी टाइम पे इनको जॉब नहीं मिल पाता था, यह भी बिल्कुल ठीक कहा। देन थर्ड, they welcomed the introduction of new technology such as the spinning jenny as they thought that their work would become easier with the new device। देखिए मशीन आ रही है तो ये हैंड वर्कर से इनको फायदा मिलने वाला है क्या, ये क्यों वेलकम करेंगे, इन्हें तो इसको अपोज किया था, इसके अगेंस्ट में गए थे, तो नॉर्मल सी बात है, क्या हो गया आपका रॉन्ग। देन 4, even as daily wages increase the impact was mitigated on account of small number of days for which most of them were employed। ये भी सही बात है, डेली वेजेस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो काफी कम दिनों के लिए इनको काम मिल पाता था। मींस अगर देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ तीनों क्या हुए करेक्ट, थर्ड नंबर मैंने क्या किया आपका इनकरेक्ट, मींस ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 95, इसको लेकर हम डिस्कस करते हैं। विद रिगार्ड टू द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, चैप्टर का नाम दिख गया आपको, नॉर्मल सी बात है, चैप्टर कौन सा आपका, प्रिंट कल्चर को लेके बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यहाँ पर आपको क्या देखना है कि कौन कौन सा चीज या कौन कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट है। फर्स्ट, प्रिंट कल्चर कोज द आइडियाज ऑफ द एनलाइटमेंट रीजन एंड rationality to reach a large number of people which weakened the authority of church and the power of state। बिल्कुल सही बात है, आपको मालूम होगा मार्टिन लूथर को लेकर बात किया जाए, मेनाशो को लेकर बात करें, मेनाके को लेकर बात करें, उन्होंने यही किया था, मतलब कि उन्होंने अपोज किया था बेटा किसको, वहां के चर्च को भी और रॉयल सिस्टम को भी। देन सेकंड, by the 1780s there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality। यही तो बात मार्टिन लूथर ने भी यही कहा
कि जो लोग करते हैं चर्च के अंदर वो गलत है, ठीक है, आलोचना किया, क्रिटिसाइज किया, बिल्कुल ठीक है। देन थर्ड, प्रिंट क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट दैट मेड पीपल रीएवैल्यूएट देयर लॉन्ग हेल्ड व्यूज, बिलीफ्स एंड अजम्पशंस। इन सब को लेके बात की जाए तो यहाँ इस चीज को उन्होंने बुक के माध्यम से रिप्रेजेंट भी किया था, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे वो पुअर सेक्शन हो। देन फोर्थ नंबर, यहाँ बात करें, प्रिंट कल्चर स्प्रेड इन ए वे दैट इट डिड नॉट एट ऑल बिकम द मीन्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मोनार्चिकल एंड चर्च प्रोपेगेंडा। क्या बात है, यहाँ डिड नॉट लगा दिया, और मैं बात ऊपर से कह रहा हूं कि प्रिंट कल्चर के माध्यम से तो मार्टिन लूथर ने, मेनाशियो ने क्या कहता, बुराई कहता, एक्सप्रेस कहता कि वो लोग कर क्या रहे हैं, चर्च के अंदर हो क्या रहा है, मोनार्की प्रोपेगेंडा है क्या, तो ये आपका क्या हो गया, रोंग हो गया। क्लियर, तो राइट क्या क्या हुआ आपके, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तीनों राइट है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। क्लियर, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एनसीएम को लेके बात चल रही है, ठीक है, आपको देख लेना है, और यहां पूछा गया है कि क्या उससे रिलेट करते हैं, एसोसिएटेड है। पहला ऑप्शन, इट वाज द फर्स्ट मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। क्या महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इससे पहले काफी सारे मूवमेंट महात्मा गांधी कर चुके थे, तो यह ठीक तो नहीं है। देन इंडियन इंस्टीट्यूशन वर क्रिएटेड टू रिप्लेस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। कोशिश की गई थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, तभी तो वापस से ज्वाइन कर लिया किसने, इंडियन वर्कर्स ने, किसको, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को, तो यहां सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ये भी ठीक नहीं है। देन थर्ड, इट कॉल्ड फॉर टोटल बायकॉट ऑफ ऑल आर्म्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बाय द इंडियंस। यस, महात्मा गांधी ने डिमांड किया था कि आपको फॉरेन गुड्स का सीधा बायकॉट करना है, डायरेक्टली बायकॉट करना है, बिल्कुल राइट है ये। देन फोर, खिलाफत मूवमेंट ऑल्सो बिगेन विद दिस मूवमेंट, बिल्कुल ठीक। मोहम्मद अली, शौकत अली को लेकर हम बात करें, दोनों ब्रदर्स को लेकर के, अली ब्रदर्स को लेकर, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ खिलाफत मूवमेंट को लेकर बात की थी, तभी तो ये स्टार्ट हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 एसोसिएटेड राइट है, मींस हम देखें अगर तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर, देन क्वेश्चन नंबर 97, असर्शन रीजन को लेकर बात चल रही है यहां पर, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कुड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज मुस्लिम्स को लेकर हम बात करें अगर, या अगर हम दलित को लेकर बात करें, शेड्यूल कास्टिस को लेकर के, केवल उनका सपोर्ट नहीं मिला था, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सारे सेक्शन साथ में नहीं थे महात्मा गांधी के। यहाँ यही बात कर रहा है, डिड नॉट या कुड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सभी समाज का, सभी वर्ग का उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाया था, अगर मिलता तो सक्सेसफुल होता। क्यों? मुस्लिम्स अपने आप को अलग मान रहे थे, दलित अपने आप को अलग मान रहे थे, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट बात हुई। देन सेकंड, अनटचेबल्स वर नॉट मूव्ड बाय द कांसेप्ट ऑफ स्वराज। अनटचेबल्स अपने आप को स्वराज के साथ में लेके चलना ही नहीं चाह रहे थे, वो तो अलग ही डिमांड कर रहे थे। इस बात को लेके महात्मा गांधी का बहस भी हुआ था कि किसके साथ में, BR अम्बेडकर के साथ में, मालूम है आपको, तो बिल्कुल सही बात आई, ठीक है। तो यहां अगर बात की जाए, दोनों चीज क्या है, दोनों कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, A एंड R बोथ आर ट्रू, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इसको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करता है? नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ केवल अनटचेबल्स को लेकर बात की गई है, मुस्लिम को लेकर बात नहीं किया गया है। अगर दोनों का आता या कुछ और अगर ग्रुप का आता नाम तो हम क्लियर मानते। सो बोथ A एंड R are true, but R is not the correct explanation of A. This will be the right option. So option number 3 will be the right answer. Clear? Then question number 98. The First World War was an unusual war because it involved the world's leading industrial nations. क्या सही है क्या? Yes, बिल्कुल ठीक है, काफी बिग कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। Weapons of mass destruction were used at a large scale, बहुत ज्यादा मात्रा में यूज हुआ, बिल्कुल हुआ यूज, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ द वॉर, ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से, ब्रिटिश की वजह से नहीं हुआ था स्टार्ट। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप के अंदर, काफी सारे पावरफुल कंट्रीज दूसरे अनपावरफुल कंट्रीज को, स्मॉल कंट्रीज को अपने डोमिनेंस में लेना चाह रहे थे, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, इसलिए हुआ था स्टार्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या ब्रिटेन की वजह से स्टार्ट हुआ वॉर? नहीं। देन द वर्ल्ड वाज डिवाइड इनटू 2 पावर ब्लॉक, बिल्कुल 2 पावर ब्लॉक में डिवाइड हो गया था, ठीक है।
आपको मालूम भी होगा अगर हम बात करें सेंट्रल पावर को लेकर के और एलाइज पावर को लेकर के, ठीक है। सेंटर में आपने पढ़ा भी होगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन एम्पायर को लेकर बात की थी। वहां अगर हम बात करें एलाइज को लेकर के तो ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस को लेकर हम बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, 4 नंबर ये तीनों राइट हैं, केवल थर्ड नंबर रॉन्ग है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, 4 नंबर मींस ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 99, द कंसेप्ट ऑफ लेबेंसरम एज प्रोपाउंडेड बाय द नाजीज वार रिलेटेड टू। सीधा आंसर अगर हम बात करें तो टेरिटरीज को लेकर बात चलता है, टेरिटरीज का एक्सप्लेन करने को ही हम क्या बोलते हैं, लेबेंसरम बोलते हैं, वहां हमें देखना है। तो अगर हम देखें एक्वायरिंग न्यू टेरिटरीज, अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करना टू एनहेंस द एरिया ऑफ मदर कंट्री, ताकि हमारे नेशन की, कंट्री को, बाउंड्रीज को हम एक्सपेंड कर सकें। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर होगा। देन वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। सीधा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको केवल देखना है कि इसका मीन क्या निकल रहा है और वही आंसर लगाना था। देन लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म और लाइबरलिज्म इन 19th सेंचुरी यूरोप आर करेक्ट। लाइबरलिज्म को लेकर बात चल रही है, यहां पर हमने देखा अगर तो हमने डिफरेंट अरेना के अंदर इसको चेक किया था, या हम बात करें पॉलिटिक्स को लेकर के, इकोनॉमिक्स को लेकर के, या हम बात करें मिडिल क्लास को लेकर, तो उन सभी के बारे में फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, वहां अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लिबरलिज्म के बारे में तो हम डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज सही होगा, करेक्ट क्या है। फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑल बिफोर द लॉ, यही डिमांड थी किसकी, मिडिल क्लास की, बिल्कुल ठीक है। देन सेकंड, कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, बिल्कुल पॉलिटिकल को लेकर हम बात करें, पॉलिटिक्स को लेकर हम बात करें, वो यही चाह रहे थे। देन थर्ड, यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज की बात तो हो ही नहीं सकती है, इसमें तो काफी टाइम लग गया, ठीक है। यहां अगर हम बात करें, ये डिमांड तो करते थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह मिल पाया था लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग, बिल्कुल नहीं, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। देन फ्रीडम ऑफ मार्केट, यस, इकोनॉमिस्ट को लेकर हम बात करें तो ट्रेड को लेकर बात जब की गई थी, ट्रेडर्स को लेकर, तो उन्होंने फ्रीडम ऑफ मार्केट्स को लेकर बात की गई, और उनका मतलब लिबर वर्ड से फ्री का मतलब यही था। मतलब ये तीन कंसेप्ट जो है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 4, ये करेक्ट है। लेकिन यूनिवर्सल सफरेज को लेकर हम बात करते हैं तो वुमेन्स को राइट नहीं मिला हुआ था, वहां पर केवल एक्टिव सिटीजन को राइट मिले हुए थे, इसलिए हम इसे राइट नहीं बोल सकते हैं। सो ऑप्शन देखते हैं, 1 नंबर, 3rd नंबर, 4 नंबर कहां पर है अपना, ये 1, 3rd एंड 4th को लेकर हम बात करें, 3rd तो आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है, इसको हमने हटा दिया है। सेकंड हमारा राइट है, मींस फर्स्ट, सेकंड और 4th देखना है हमें, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड 4 नंबर, मींस हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपका पेपर काफी अच्छा रहा होगा। क्या ज्यादा क्वेश्चन आपके 10th क्लास की बुक से थे और क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं थे, पेपर का जो हम देखें अगर लेवल तो एवरेज रहा, और आशा करते हैं कि आपका शायद सिलेक्शन हो पाएगा। थैंक यू।